सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, बड़े हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। देश डायरी के 100वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे साथ बने रहने के लिए, और साथ ही आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ दुआ करती हूँ कि हमारा ये कारवां और कई एपिसोड्स तक यूं ही चलता रहे। आज हम बात करेंगे कि कहाँ कैसे सीड का बम्पर उत्पादन होने वाला है। जानेंगे कैसे गन्ना किसानों को मिल सकती है राहत। बताएंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में हुए बदलाव के बारे में। समझेंगे भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल क्या है। दुनिया भर में कैसे सीड का जितना उत्पादन होता है उसका 60% से ज़्यादा उत्पादन अकेले गुजरात करता है। गुजरात कृषि निदेशालय ने राज्य में कैसे सीड के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 1.58 लाख टन का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जारी किया है। ऐसे में गुजरात में अगर उत्पादन ज़्यादा रहता है तो कैसे सीड की भी कीमत पर दबाव बढ़ सकता है। देश के सबसे बड़े कैस्टर सीड उत्पादक राज्य गुजरात में साल 2014-15 के लिए कैस्टर सीड के उत्पादन अनुमान में भारी बदलाव आया है। गुजरात कृषि निदेशालय द्वारा जारी किए गए 2014-15 के लिए अंतिम अनुमान के मुताबिक पिछले साल राज्य में 14,56,000 टन कैस्टर सीड का उत्पादन हुआ। इससे पहले जुलाई में जारी हुए चौथे एडवांस अनुमान के मुताबिक राज्य में 2014-15 के दौरान 12,98,000 टन कैस्टर सीड के उत्पादन का अनुमान जारी किया गया। यानी अंतिम अनुमान में उत्पादन को 1,58,000 टन ज्यादा बताया गया है। गुजरात में इस साल भी कैस्टर सीड का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2015-16 के लिए गुजरात कृषि निदेशालय के पहले संशोधित अनुमान के मुताबिक इस साल उत्पादन 14,68,000 टन तक पहुंच सकता है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पॉलिसी को अमली जामा पहना दिया गया है, जिसके तहत उत्तरी दिल्ली में रहने वाले नगर निगम के दुकानदार अब ऑनलाइन ही अपने दुकान का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। उत्तरी दिल्ली में रहने वालों को नगर निगम बड़ी राहत दे रही है। अब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना आसान हो गया है। स्थायी समिति की बैठक में इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को 28 दस्तावेजों की जगह अब केवल 4 आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। निगम अधिकारी की माने तो 300 रुपए पंजीकरण राशि के साथ 500 रुपए लाइसेंस शुल्क निगम को जमा कराने होंगे। लाइसेंस को ऑनलाइन प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले ट्रेड लाइसेंस को पाने के लिए व्यापारियों को काफी पापड़ बेलने पड़ते थे। शहरी परिवेश में रहने वाले लोग जिनको बागवानी और कृषि में रुचि है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे किसानों को खेती के प्रति विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए मुंबई में ugav.com पोर्टल की शुरुआत की गई है। देश के जागरूक किसानों और बागवानी में रुचि रखने वालों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए मुंबई में एक पोर्टल ugav.com शुरू किया गया। ये पोर्टल अंग्रेजी में है और शहरी लोग जो बागवानी में रुचि रखते हैं उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। पोर्टल के संस्थापक सिद्धांत भालिंजे ने इसे पेश करते हुए कहा है कि ugav.com में भारत में खेती और बागवानी के तरीके में बदलाव को ध्यान में रखा गया है। शुरुआत में पोर्टल मुंबई और पुणे पर ध्यान देगा। ugav.com ने 50 विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ किया है और उसने देश भर में वितरण की योजना बनाई है। देश भर में मजबूत डिलीवरी नेटवर्क और सुविधाजनक भुगतान विकल्प के साथ देश के सबसे बड़े दूर दराज के इलाकों में भी जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एक और सफलता हासिल कर ली है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने भारत और पाकिस्तान में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए विकसित देशों में प्रचलित नई पद्धति का सफल परीक्षण कर लिया है।
इस तकनीक से विकासशील देशों में ऑटिज्म पीड़ित लाखों बच्चों के जीवन सुधरने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए विकसित देशों में प्रचलित नई पद्धति का सफल परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में अभिभावकों की मौजूदगी में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का इलाज किया। इससे 12 हफ्तों में बच्चों और अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद देखने को मिला है। ब्रिटेन की लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दक्षिण एशियाई सहयोगियों के साथ मिलकर इस पद्धति का चिकित्सीय परीक्षण किया है। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था में ही नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। भारत और पाकिस्तान में करीब 50 लाख बच्चे इससे पीड़ित हैं, जबकि दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ बच्चे इसकी चपेट में हैं। किसान अपने उत्पाद बाजार में आसानी से बेच सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ई प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही सभी राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग राज्यों को मुफ्त में सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करा रहा है। कृषि उत्पादों के एक बाजार से दूसरे बाजार तक मुक्त प्रवाह, मंडी के अनेकों शुल्कों से उत्पादकों को बचाने और उचित मूल्य पर उपभोक्ता के लिए कृषि वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को विकसित करने के लिए एक समयबद्ध ई प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ई प्लेटफॉर्म सितंबर 2016 तक 250 से ज्यादा कृषि मंडियों को कवर करेगा और मार्च 2018 तक 585 मंडियों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी। केंद्र ने राज्य की मंडियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य में ई बाजार प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को आग्रह किया है, ताकि किसान किसी भी मंडी में अपनी पैदावार आसानी से बेच सकें। इसके लिए कृषि विभाग राज्यों को मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता में बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके तहत 39 कानून खत्म करने के साथ ही 3 नए कानूनों को शामिल किया गया है। इससे राजस्व संबंधी विवाद आसानी से निपटाए जा सकते हैं। राजस्व से जुड़े 39 पुराने अधिनियमों को निरस्त कर बनाई गई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को उसके संशोधित स्वरूप में लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश 2015 पर अपनी मुहर लगा दी है। राजस्व संहिता संशोधन 2015 में संक्रमणीय भूमि धर की श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को जिला अधिकारी की अनुमति से 3 विशेष परिस्थितियों में अपनी खेती की जमीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेचने का अधिकार दिया है। महिला सशक्तिकरण की ओर से एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने राजस्व संहिता में अविवाहित बेटियों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अविवाहित बेटी को भी पुत्र और विधवा के साथ प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना गया है। इसके साथ ही अगर कोई जमीन शादीशुदा व्यक्ति को आवंटित की जाती है और उसकी पत्नी जीवित है, तो पत्नी को भी पति के बराबर पट्टे में हक मिलेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली प्रदूषण के स्तर में सबसे पहले स्थान पर है, पर क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग के लिए बेहतरीन एशियाई शहरों की सूची में भी दिल्ली पहले स्थान पर है। शॉपिंग के लिए एशिया के प्रमुख शहरों की सूची में नई दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। ट्रिप एडवाइजर के एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार परंपरागत बाजारों और शानदार शॉपिंग मॉल्स के जरिए दिल्ली में तमाम तरह की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इस कड़ी में दूसरे स्थान पर बैंकॉक और तीसरे पर सिंगापुर का नंबर आता है। इस सूची में शामिल ज्यादातर शहरों में शानदार मॉल्स हैं, जहां लोग अपने पसंदीदा डिजाइनर की दुकानें पा सकते हैं। इसके अलावा इन शहरों में रात्रि बाजार या स्ट्रीट शॉप्स भी हैं, जो खूबसूरत हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद बेचते हैं। तो दोस्तों, देश डायरी के 100वें एपिसोड में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। उत्तर हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। ऑन द स्पॉट रीडिंग के जरिए उन्हें अपने बिजली का बिल अपने घर पर ही हाथों हाथ मिल जाएगा। दोस्तों, ब्रेक के बाद देश डायरी के 100वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गुजरात देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। वहां पर कपास के उत्पादन अनुमान में कटौती होने से कपास से और उससे तैयार होने वाले बिनौला व कपास खली की कीमतों में तेजी आ रही है। देश के सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य गुजरात में साल 2014-15 के लिए कपास के उत्पादन अनुमान में बदलाव किया गया है। गुजरात कृषि निदेशालय के साल 2014-15 के लिए अंतिम एडवांस अनुमान के मुताबिक राज्य में 2014-15 के दौरान 96,25,000 गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। इससे पहले राज्य के कृषि निदेशालय ने जब जुलाई में 2014-15 के लिए चौथा एडवांस अनुमान जारी किया था तो राज्य में 98,72,000 गांठ कपास का उत्पादन बताया था। यानी अंतिम एडवांस अनुमान में कपास के उत्पादन में 2,47,000 गांठ टन की कटौती की गई है, जिसके चलते कपास और कपास खली की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस वित्त वर्ष जहां नवंबर माह के अंत तक वस्तुओं के निर्यात में 24% की कमी आई है, वहीं आयात में भी 30% से अधिक गिरावट का आंकड़ा दर्ज किया गया है। वैश्विक मांग में नरमी के बीच निर्यात नवंबर में 24.43% घटकर 20.01 अरब डॉलर रहा है। ये लगातार 12वां महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष नवंबर में निर्यात 26.48 अरब डॉलर का था। आयात भी नवंबर महीने में सालाना आधार पर 30.26% घटकर 29.79 अरब डॉलर रहा। आयात में गिरावट के कारण व्यापार घाटा कम होकर 9.78 अरब डॉलर हो गया, जो नवंबर 2014 में 16.23 अरब डॉलर था। हालांकि अक्टूबर के 9.76 अरब डॉलर के मुकाबले नवंबर में व्यापार घाटा ज्यादा हुआ है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल नवंबर के दौरान व्यापार घाटा 87.54 अरब डॉलर रहा, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि में 102.50 अरब डॉलर से कम है। निर्यात के मोर्चे पर पेट्रोलियम उत्पादों में 53.9%, चावल 37.12%, लौह अयस्क 14.04% और रत्न और आभूषण 21.52% के निर्यात में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले शिक्षा सत्र 2016 से देश में शिक्षा अनुसंधान और नवाचार ब्रिटेन भारत वर्ष की शुरुआत होने वाली है। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में अपनी संयुक्त पहल शिक्षा अनुसंधान और नवाचार का ब्रिटेन भारत वर्ष 2016 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों और फैकल्टी के एक दूसरे के देशों में आने जाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उम्मीद जताई कि GIAN कार्यक्रम के अंतर्गत 2016 में ब्रिटेन से और शिक्षाविद भारत आएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि IMPRINT यानी प्रभावी अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 10 अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से आपसी हित के क्षेत्रों में अनुसंधान बढ़ेगा। ब्रिटेन भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल का तीसरा चरण UKIERI3 1 अप्रैल 2016 से शुरू किया जाएगा। सौर ऊर्जा से अभी तक सरकार किसानों की खेती में तो मदद कर ही रही थी, इसके साथ ही देश में बिजली के बचत के साथ ही बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी तर्ज पर अब ट्रेन भी सौर ऊर्जा से दौड़ने वाली है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की कड़ी में रेलवे ने एक और उपलब्धि जोड़ने की तैयारी कर ली है। रेलवे ने जल्द ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को चलने वाली 4 ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बना ली है। इससे जहां रेलवे की डीजल और बिजली खपत में बचत होगी, वहीं ये शहर का ऐसा दूसरा यातायात साधन होगा जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सोलर पैनल की बिजली पैदा की जा रही है। रेलवे ने इसके लिए एक ट्रेन पर सोलर पैनल लगाकर ट्रायल किया था, जो सफल रहा था। इसके बाद रेलवे ने घोषणा की कि प्रथम चरण में देश में 500 ट्रेनों में ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनमें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस, ऊंचाहार, पश्चिम एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ शामिल हैं। उत्तर हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है
ऑन द स्पॉट रीडिंग के जरिए उन्हें अपने बिजली का बिल अपने घर पर ही हाथों हाथ मिल जाएगा। अक्सर बिजली उपभोक्ताओं को शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर बिल नहीं मिला है या फिर बिल जमा करवाने की तारीख निकल जाने के बाद बिल पहुंचा है। उत्तरी हरियाणा के बिजली विभाग ने लोगों की इस शिकायत को दूर कर दिया है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लोगों की सुविधा के लिए ऑन द स्पॉट रीडिंग लेकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल थमाने शुरू कर दिए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी बिलिंग मशीनें लेकर स्पॉट पर उपभोक्ताओं के साथ जाकर रीडिंग लेकर उन्हें बिल बनाकर दे रहे हैं। आने वाले सालों में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए मुनाफे का कारोबार साबित हो सकता है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने इस वर्ष 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन किया है। मधुमक्खी पालन देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है, जो न केवल शहद, मोम, पराग, प्रोपोलिस, ऑयल जेली व बी वेमन जैसे बहुमूल्य पदार्थों का उत्पादन करता है, बल्कि फसलों की परागकण क्रिया में सहयोग द्वारा पैदावार में बढ़ोतरी करने के साथ ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार सृजन कर रहा है। देश में 2 लाख मधुमक्खी पालक हैं और मधुमक्खी की 20 लाख कॉलोनी हैं। सेहत के प्रति WHO ने क्या आंकड़े निकाले हैं बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। अगर आपको लगता है कि जिन नोटों पर आपने कुछ अपने हाथों से लिख दिया है और वे नोट 1 जनवरी 2016 से नहीं चलेंगे, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि ये 1 जनवरी 2016 से भी वैध बने रहेंगे। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का देश डायरी के 100वें एपिसोड में स्वागत है। अब आगे अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के कपास किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार कपास किसानों को प्रति क्विंटल 550 रुपए तक का बोनस देने वाली है। कपास उत्पादक राज्य गुजरात में राज्य सरकार ने कपास किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। राज्य के कपास किसानों को अब प्रति 20 किलो 110 रुपए अधिक मिलेंगे, यानी प्रति क्विंटल 550 रुपए का बोनस देने की घोषणा की गई है। फिलहाल चालू सीजन में मीडियम स्टेम्पल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,800 रुपए प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेम्पल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिया जाएगा। हालांकि किसानों को ये भाव सिर्फ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचने पर ही दिया जाएगा। देश के सबसे बड़े जीरा उत्पादक राज्य गुजरात में साल 2014-15 में जीरे के उत्पादन का दिसंबर की शुरुआत तक जो आंकड़ा जारी किया गया था, राज्य के कृषि निदेशालय ने उसमें भारी बदलाव किया है। गुजरात कृषि निदेशालय द्वारा जुलाई में जारी किए गए चौथे एडवांस अनुमान के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान राज्य में सिर्फ 1,58,000 टन जीरा उत्पादन का अनुमान जारी किया गया था, लेकिन अब कृषि निदेशालय ने साल 2014-15 के लिए अंतिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य में जीरा का उत्पादन 1,97,000 टन बताया गया है। यानी पिछले उत्पादन अनुमान के मुकाबले नए और अंतिम अनुमान में 39,000 टन ज्यादा जीरा पैदा होने का अनुमान है। नए आंकड़ों की वजह से जीरे के बाजार में गिरावट आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 7,400 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। WHO ने कहा कि इनमें से 2/3 मौतों में जांच परख और किफायती उपायों से रोका जा सकता है। इसके साथ ही सरकारों और भागीदारों से इस दिशा में ध्यान देने की मांग भी की गई है, ताकि तत्कालिकता के आधार पर नवजात शिशुओं की मौतों को रोका जा सके। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश हैं,
जिनमें बांग्लादेश, भूटान, उत्तर कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी के तहत अब से दिल्ली एनसीआर में अगले 3 महीनों तक के लिए 2000 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। एनसीआर में दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद जैसे इलाके आते हैं। साथ ही ग्रीन टैक्स को भी दोगुना कर दिया है और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2000 सीसी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर ये रोक फिलहाल 31 मार्च 2016 तक प्रभावी रहेगी और फिर इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे के बारे में विचार किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया है। पहले ये 700 से 1300 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 1400 रुपए से 2600 रुपए कर दिया गया है। घरेलू काले धन पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार 1 जनवरी से कई कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत 2 लाख से ज्यादा के लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ये प्रस्ताव सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए राहत की खबर हो सकती है। नए साल से 50,000 रुपए या इससे अधिक के होटल बिल और विदेश यात्रा किराए का नकद भुगतान करते हुए स्थायी खाता संख्या यानी पैन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए की संपत्ति खरीदने पर भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ये सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने 5 लाख रुपए की खरीद फरोख्त पर ही पैन अनिवार्य का प्रस्ताव दिया था। वहीं सरकार ने इन नियमों में छोटे निवेशकों को छूट प्रदान करते हुए इन्हें 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर ही पैन कार्ड देना होगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने नए नियमों को जारी करते हुए कहा है कि एक बार में 2 लाख रुपए या इससे अधिक के आभूषण और सोना चांदी खरीदने पर भी पैन कार्ड का उल्लेख करना होगा, क्योंकि सोना चांदी और जेवरात खरीद को भी काले धन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगर आपको लगता है कि जिन नोटों पर आपने कुछ अपने हाथों से लिख दिया है और वे नोट 1 जनवरी 2016 से नहीं चलेंगे, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि ये 1 जनवरी 2016 से भी वैध बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसे नोटों के बारे में अटकलों को खारिज कर दिया है जिन पर हाथ से कुछ लिखा हुआ है। ये 1 जनवरी से नहीं चलेंगे। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है ये नोट 1 जनवरी 2016 के बाद भी वैध रहेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने एक ऑडियो संदेश में कहा है कि व्हाट्सएप पर एक विषय ट्रेंड कर रहा है, वो ये है कि इस साल के अंत तक ऐसे नोटों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिन पर कुछ लिखा हुआ है। ये पूरी तरह गलत है। हालांकि आरबीआई ने अपने जारी दिशा निर्देशों में इस बात के लिए आगाह जरूर किया है कि जो लोग नोट के वाटर मार्क वाले स्थान पर नंबर, मैसेज या नाम लिखते हैं वे ऐसा ना करें, क्योंकि इस वाटर मार्क वाली जगह पर ही गांधी जी की फोटो दिखती है और नकली नोट पहचानने का ये एक जरूरी फीचर है। अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने मोबाइल फोन के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज पर वैट घटा दिया है, जिसके चलते मोबाइल फोन के दाम 10% तक कम हो गए हैं। मोबाइल फोन के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज पर वैट घटा दिया गया है। नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी हो गई हैं। इस संबंध में वाणिज्य कर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम 10,000 रुपए तक के मोबाइल फोन पर ही लगा है। मोबाइल फोन के पैक में बैटरी, चार्जर, हैंड्स फ्री, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड मिलता है। वाणिज्य कर की परिभाषा में इसे एक्सेसरीज माना जाता है। फोन के अतिरिक्त बॉक्स में मौजूद इस तरह के पार्ट्स पर 14% वैट और 1% एडिशनल टैक्स चालू था। इस फैसले के बाद टैक्स की दर 15 से घटाकर 5% रह गई है। वक्त रहता नहीं टिक कर,
आदत इसकी भी आदमी सी है। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है अब हमारे कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो मुझे दीजिए इजाजत और खेती से जुड़ी बातों के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।